नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से हाहाकार मचा हुआ है। आम जनता परेशान है तो वही प्रधानमंत्री की राज्य सरकारों से अपील के बाद सियासी घमासान अब शुरू हो गया है। दरअसल बुधवार को कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की अपील की थी। पीएम नरेंद्र मोदी की इस नसीहत के तुरंत बाद ही वार पलटवार शुरू हो गया। कांग्रेस ने तो केंद्र सरकार से उत्पाद शुल्क से जुटाए पैसों का हिसाब तक मांग डाला। कांग्रेस का यह कहना है कि मोदी सरकार को पिछले 8 साल में ईंधन पर उत्पाद शुल्क से जुटाए गए 27 लाख करोड़ रुपए का हिसाब जनता को देना चाहिए। बड़ी बहस में सबसे पहले प्रधानमंत्री की अपील आपको सुनाते हैं। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों को तकलीफ न इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की पॉजिटिव कदम उठाए। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों ने टैक्स में कमी न करके इन 6 महीनों में 3,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5-5.5 हजार करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व कमा लिया। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है।
मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें। तो मौका था जब पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर लगातार बात कर रहे थे, तो इस बीच में उन्होंने बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर भी तमाम मुख्यमंत्रियों से बात की और ये आग्रह किया कि वो कुछ राज्य जो अपने वैट में कमी करना चाहते हैं वो कर दे, जिसकी वजह से आम जनता को राहत मिलेगी। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। ट्वीट किया गया, क्या ट्वीट किया गया अब आप देखिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि उच्च ईंधन की कीमतें दोष राज्य पर है और कोयले की कमी है तो दोषी राज्य सरकार है, ऑक्सीजन की कमी तो दोषी राज्य सरकार है, सभी ईंधन करों का 68% केंद्र की तरफ से लिया जाता है, फिर भी पीएम जिम्मेदार से बचते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि मोदी का संघवाद सहयोगी नहीं है और फिर यह जबरदस्त है। और इस बीच कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा, सुनिए। दोहरी मार आज देश की जनता पे पड़ रही है। केंद्र भी और प्रदेश भी दोनों किस तरीके से चुन चुनकर देश प्रदेश की जनता से कि जेब से कैसा पैसा निकाला जाए। पेट्रोल डीजल तो 1 मिनट में बढ़ा देती है, केंद्र सरकार भी बढ़ाती है, चाहे वो अपना राज्य सरकार पे डाल दे। राज्य सरकार हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा राज्य सरकार का टैक्स है, वैट का टैक्स। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्राइसेस का हवाला देके बढ़ा दिया जाता है। लेकिन मैं सवाल पूछता हूँ, आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूँ 3500 और 4000 क्विंटल तक गेहूं पहुंच गया, तो गेहूं पे न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? और भाई कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहा, ये भी सुनिए। नहीं, एक सच्चाई ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंतर्राष्ट्रीय भाव पिछले 1-1.5 साल से बढ़ते जा रहे हैं। संकट दुनिया में है, अमेरिका के अंदर भी तेल के दुगने भाव हो गए हैं और हमारे यहाँ विपक्षी पार्टियाँ इस बढ़े हुए भाव का जो आरोप जो है हमारी केंद्र सरकार पे लगाती है। और सच्चाई ये है कि जहाँ विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे उड़ीसा में है, चाहे झारखंड में है या छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है या पंजाब में है, सब जगह प्रदेश सरकारों का टैक्स ज़्यादा है। वो उससे अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, वो अपना टैक्स नहीं छोड़ते और बढ़े हुए भाव जनता से वसूल कर रहे हैं और उसका आरोप केंद्र सरकार पर लगाते हैं, तो जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे, आजकल की जनता सब समझदार है, सबको पता है कि सच्चाई क्या है, लेकिन ये अपनी मानसिकता को बदलना नहीं चाहते। नहीं, एक तो बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर लगातार तमाम बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन ऐसे में तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, राजनीति भी खूब हो रही है। ऐसे में आज की हमारी इस बड़ी बहस का पहला सवाल, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से अब जनता को राहत कब मिलेगी? क्योंकि जनता बहुत परेशान है और सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से सब्जियां भी महंगी हो रही हैं। पीएम की अपील मानेगी राज्य सरकारें, यानी कि वो राज्य सरकार जिसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने यह आरोप लगाए कि आखिर वो राज्य हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि कांग्रेस शासित हैं, उन्होंने अभी तक वैट कम नहीं किया है। तीसरा सवाल, वैट कम कर जनता को राहत देगी क्या सरकार? और तेल की कीमतों पर ब्लेम गेम आखिर कब तक और क्यों? क्योंकि जनता परेशान है और जनता को तो उम्मीदें सरकार से होती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लेकिन समस्या का समाधान होना अभी भी बाकी है।
तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए, सबसे पहले उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ इस वक्त वंदना पोपली जो कि भाजपा का पक्ष रखेंगी। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वही दूसरी ओर बजरंग दास गर्ग जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बजरंग दास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रजवंत डेहनवाल जी जो कि इनेलो का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रजवंत जी। और अजय सिंघल जो कि अर्थशास्त्री हैं, वो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। शुरुआत वंदना जी आपसे करते हैं। समस्या है तो जवाबदेही भी आपकी होगी, सवाल भी आपसे ही होगा। महंगाई को लेकर आम जनता बहुत परेशान है और विपक्ष भी आपको लेकर तमाम बड़े आरोप लगाता है। ये पेट्रोल डीजल के दाम कब कम होंगे मैम? देखिए, मुझे लगता है कि हमारी सरकार जितनी तरीके से कोशिशें कर सकती है वो लगातार कोशिश कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो। लेकिन यहाँ पर जो सारा मुद्दा बनाया जा रहा है, तो जो बढ़ते तेल के नाम पर जो हंगामा करते थे वो विपक्षी पार्टियों का आईना दिखाने का काम मोदी सरकार ने। मतलब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर आप सिर्फ लोकतंत्र का मतलब सिर्फ विरोध करना नहीं होता कि आपने विरोध कर दिया उतना ही सफिशिएंट है। कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी, जवाब देनी पड़ेगी। मैं अगर एक बार स्टेटमेंट दोबारा से दोहराऊं प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो उन्होंने बहुत क्लियर किया। उन्होंने कहा कि मैं किसी की आलोचना नहीं कर, मैं यहाँ पर सिर्फ अपील कर रहा हूँ कि अपने राज्यों के नागरिकों की सुख सुविधा के लिए उनकी तकलीफ दूर हो जाए, उसके लिए उनको भी वैट कम करना चाहिए। उन्होंने अपील करी है, उन्होंने कहा कि मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। उनकी जो राजनीति की गई है वो विपक्षी दलों के द्वारा की गई, वो आप सभी ने बहुत क्लियरली देखा है। मुझे लगता है कि विपक्ष ने सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री जी इस तरह से उनको बेनकाब कर। आज जो तमाम पार्टी विपक्षी पार्टी के पर बैठे हुए थे, उनको सोचना चाहिए जब नवंबर में एक्साइज ड्यूटी और उसके अलावा जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश है उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना वैट कम किया था। लेकिन उन्होंने बाकी जो स्टेट्स है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है वो वैट कम क्यों नहीं करती? क्या सिर्फ शोर मचाना? सड़क पर आप आ जाएंगे और आप बोलेंगे कि पेट्रोल कम नहीं हो रहा, रेट कम नहीं हो रहा, डीजल का रेट कम हो रहा, लेकिन आपकी जवाबदेही कहाँ है, जिम्मेदारी कहाँ है? यहाँ पर राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट निकल रही थी, उन्होंने कहा कि आरोप लगाने के रास्ते, उन्होंने कहा दोषी ठहराया जा रहा है। मुझे लगता है कि कहीं पर दोषी नहीं ठहराया जा रहा है, उनका जो मुद्दा चल रहा था उसको सामने लाने का काम किया। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आपको एक स्टेट गवर्नमेंट, जब आप संघ की बात करते हैं, जब आप संघ की शक्ति की बात करते हैं कि केंद्र सरकार की अपनी शक्ति है, राज्य सरकार की अपनी शक्ति है, तो रेवेन्यू की भी अपने अपने जब इनके एरियाज है, तो जब केंद्र रेवेन्यू को कहीं ना कहीं कम कर रहा है ताकि आम जनता को राहत मिल सके, तो इनको क्या करना? लेकिन राजनीति जो है वो पूर्ण रूप से विपक्ष से की गई, विपक्ष से करी गई, क्योंकि मोदी जी आज ब्रांड बन चुके हैं। ठीक है, तो उनका विरोध जितना करेंगे उतना ऊपर उठेंगे। ठीक है, यानी कि आप ये कह रही हैं, आपका कहना ये है कि महंगाई बढ़ रही है, लगातार कोशिशें जारी है, हमारा जो कर्तव्य है वो हम कर रहे हैं, लेकिन वैट कम करने की जरूरत है राज्य सरकारों को, और खास तौर पर विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहा है। खैर गर्ग साहब, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आग्रह कर रहा हूं, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा, मैं आग्रह कह रहा हूं कि आपके बस में है, आप वैट कम कर देंगे तो जनता को राहत मिलेगी। और यहां पर खुद वंदना जी भी कह रही हैं कि राजनीति तो विपक्ष कर रही है, हमारा काम है जनता को लाभ पहुंचाने का और हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो बयान आज दिया है वह उचित है। प्रधानमंत्री जी ने स्टेट के सभी सरकारों से अपील की है भी वेट कर कम करें, मगर जहां मेरी केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी का मामला है, एक्साइज ड्यूटी के अंदर आप देखोगे 700% आज भी 2014 के मुकाबले में ज्यादा रेट है। हमारे समय के अंदर जो एक्साइज ड्यूटी थी डीजल पर 3 रुपए 56 थी, आज 21 रुपए 80 पैसे है। इसी प्रकार पेट्रोल पे जो 9 रुपए 48 पैसे थी, आज जो है इनका लगभग 21 रुपए 90 पैसे है। तो केंद्र सरकार को सबसे पहले जो 2014 के अंदर एक्साइज ड्यूटी थी उसी इस रेशो में लानी चाहिए, ताकि ये कम करने से एकदम से 20 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो जाए। दूसरी बात है, राज्यों की जो बात कही है उसके लिए हम सहमत हैं। हर सरकार को, कहीं किसी की भी सरकार है, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है, कहीं कांग्रेस की सरकार हो, तो बंगाल के अंदर ममता जी की सरकार हो, कहीं किसी स्टेट में बीजेपी सरकार, जहां भी सरकारें हैं उनको कम करना चाहिए। आज प्रदेश के अंदर, देश के अंदर देखोगे बेअताशा महंगाई, खाद्य वस्तुओं में नापना महंगाई, जरूरत का सामान महंगा, सब्जी फल महंगी।
अगर डीजल के रेट ज्यादा होंगे, पेट्रोल के रेट ज्यादा होंगे, पेट्रोल डीजल के रेट ज्यादा होने के कारण हर चीज महंगी होगी। ट्रांसपोर्टिंग जो है 25% से लेके 50% रेटों में ट्रांसपोर्टिंग में महंगी हो चुकी है। जो गोभी लगा 2 रुपए किलो बिकती थी, आज गोभी का रेट देख लो, टमाटर का देख लो, प्याज का देख लो, आम 200 रुपए किलो आ रहे हैं। मतलब नारियल का पानी 60 रुपए, एक नारियल छोटा आप देखो जो 5-5, 7-7 रुपए में कच्चा नारियल 60-60 रुपए वो नारियल का पानी आ रहा है। आज हर चीज लेकिन गर्ग साहब यानी कि आप समर्थन दे रहे हैं कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर वैट कम होना चाहिए, यानी कि आप सपोर्ट कर रहे हैं इस बात का ना? बिल्कुल होना चाहिए कि मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की हो किसी की भी हो, हर स्टेट के अंदर वेट कर कम होना चाहिए। मगर जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने बात कही है, सबसे पहले पहल प्रधानमंत्री जी को करनी होगी। जो हमारे राज्य में 2014 में 3.56 रुपए जो हमारे डीजल पर एक्साइज ड्यूटी नहीं, देखिए अब पीएम नरेंद्र मोदी ने तो इस बात का जिक्र किया कि हमने पहल कर दी है, हमने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। क्या पहल की है आप बताइए? 3.56 जो एक्साइज ड्यूटी है आप उसको 21.80 कर ले रहे हो। क्या पहल की आपने? 700% आपने बढ़ोतरी कर दी, आप उसके ऊपर कुछ बोल नहीं रहे। आप कहते हमने कुछ कम कर दिया, जहाँ 31.80 था आपने 10 रुपए कम कर दिया। आप बढ़ा रहे कितना हो? आप पहले 1000% बढ़ा रहे थे। ठीक है, समझ गया सर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले पीएम नरेंद्र मोदी पहल करें, उसके बाद राज्यों से अनुरोध करें। ठीक है सर, वंदना जी ठीक है सर, ठीक है वंदना जी, मैं आपसे जवाब लूंगा मैं आपसे, लेकिन उससे पहले रजवंत सर आपका रुख कर लेता हूं। क्या लगता है सर, ये महंगाई जो लगातार बढ़ती जा रही है कम होने का नाम ले रही है क्या बीजेपी या फिर केंद्र शासित जो राज्य हैं या फिर जो अलग अलग राज्य हैं, क्या वहां पर महंगाई से राहत मिलेगी? रजवंत जी आपने ये सर मेरे से पूछा है? जी रजवंत जी आपसे पूछा सर, रजवंत जी से। नमस्कार जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में यह है कि हमारे पेट्रोल और डीजल के जो रेट्स है वो कहीं ना कहीं स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टैक्स रेट है में बहुत वेरिएशन है। नहीं अजय जी माफ कीजिएगा, ये सवाल आपसे नहीं है, रजवंत जी से। अच्छा जी ठीक है, रजवंत जी बोलिए, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ये लीजिए सर, अभी मैं बता रहा हूँ। असल में जो पेट्रोल डीजल का काम है या जो दाम बढ़ाए गए हैं, इस अकेले पेट्रोल डीजल से ये जरूरी नहीं है कि किस चीज का नुकसान हो रहा है। अगर इसका सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो गरीब आदमी को भी हो रहा है, गाड़ी मोटर रखने वालों को भी हो रहा है। इसका हमारा जो डीजल और पेट्रोल से जो जुड़ा हुआ है असल में वो ट्रांसपोर्टेशन से भी जुड़ा हुआ है। और आज जब डीजल और पेट्रोल के दाम अगर महंगे हो रहे हैं तो किराया भी महंगा हो रहा है। उस टोल टैक्स की वजह से आज जो ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्जेस है वो भी महंगा हो रहा है। सब्जी, तेल, फल, जो भी कोई चीज है, हमारे मूलभूत सुविधाओं का जो साधन है वो महंगे हो रहे हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अगर जो अब आज जो अपील की है, चलो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन देर से की है। आज इसमें काफी दिन हो गए, लगभग 4.5 महीने तक तेल और पेट्रोल के डीजल के दाम स्थायी रहे। वो किस वजह से रहे वो तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बताएंगी किस वजह से रहे। और अब जो लगातार दाम बढ़े हैं, और वो दाम इतने बढ़े जब जनता के सर से पानी गुजर गया, जो जनता त्राही त्राही करने पर लग गई, उसके बावजूद चलो प्रधानमंत्री जी देर आए दुरुस्त आए उसकी सोच पर, और उन्होंने उसकी तर्ज पर अगर ये काम किया है तो सबसे पहले इसका दाम घटाए। जो उन्होंने जो अपनी सरकार, जो उनकी सरकार थी, उस सरकार से पहले जो दाम बढ़े थे उस पर ये 58-54 अगर 50 पैसे का दाम बढ़ जाते थे तो ये अर्धनग्न प्रदर्शन करते थे। शायद इनकी प्रवक्ता को ये ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। वो उस समय अर्धनग्न प्रदर्शन करते थे। कहीं सिलेंडर का दाम बढ़ते तो ये सिलेंडर लेकर चूड़ियां भेजने का काम करते थे, सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करते थे, बैलगाड़ी पर चलते थे। आज वो लोग कहां हैं? एक बार उनके बारे में जरूर बताएं। क्या उस समय ज्यादा महंगाई थी या आज महंगाई ज्यादा है? मैं किसी भी सरकार का तो सर आप क्यों नहीं कर रहे विरोध? आप क्यों नहीं सड़कों पर दिख रहे हैं? आप भी विरोध कीजिए। नहीं, सरकार में सोचना तो चाहिए ना। जब ये लोग उस समय 50 पैसे की महंगाई पर अगर ये सड़कों पर आ जाती तो क्या आज इनको दिख नहीं रहा? और
हमारे गांव में देसी कहावत है, जिसको खड़ा ना दिखे उसको पड़ा क्या दिखे। आज लोगों की हालात ये है, जब लोग चिल्ला रहे हैं सरकार के सामने, जो सरकार के नुमाइंदे चिल्ला रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, और अगर उसके बावजूद भी अगर सरकार को ना दिखाई दे तो फिर इसका इलाज क्या करे। अगर ये चाहते हैं क्या जनता सड़कों पर नहीं, बिल्कुल देखिए इलाज होना चाहिए, क्योंकि आम जनता परेशान है, त्रस्त है और मजबूर हो चुकी है, क्योंकि उनके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ, उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। तो जनता कहने के त्राही त्राही मची हुई है। जरूरी है कि महंगाई जो है वो कम होनी चाहिए। खैर अजय जी, सर आप बताइए सर, इसके पीछे की जो पूरी सच्चाई है, क्योंकि देखिए कई बार तमाम बड़ी बातें कही जाती हैं। कई बार ये कहा गया कि कोरोना काल था जिसकी वजह से महंगाई जो है लगातार बढ़ रही है। ये कहा गया कि इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, इसकी वजह से हम पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो एकदम स्टेबल थे, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे चुनाव खत्म हुए तो प्राइसेस में हाइक हुआ। क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? सर ऐसा है कि जहां तक हम इंटरनेशनल प्राइसिंग की बात करें, हम सबके सामने है कि इंटरनेशनल प्राइस हमारा ये जब 24 फरवरी 2022 में जब ये अपना रसिया ने यूक्रेन पर जब युद्ध आक्रमण किया और उसके बाद से जो इंक्रीज हुआ है डॉलर इंटरनेशनल क्रूड प्राइस का, उसमें रफली $85 पर बैरल का क्रूड का प्राइस था उसमें, जो कि बाद में जाकर के 130-135 तक गया और अभी आकर थोड़ा सा प्राइस स्थिर हुआ है, $105 के आसपास आया है। अभी जो इंटरनेशनल प्राइस है वो 100 से लेकर के $110 और $120 की बीच है। मतलब आज हम उस प्राइस को कंपेयर करें बिफोर वॉर प्राइस और उसके बाद का प्राइस। एक इशू अभी आया था कि जो इलेक्शन के 5 राज्यों में इलेक्शन थे उसमें 5 महीने 4 महीने प्राइस स्थिर था। मैं तो कहूंगा कि ये बहुत अच्छा डिसीजन था, बिकॉज बट एज ए अर्थशास्त्री में ये कहूंगा कि व्हाई दिस कंपनी शुड टेक द हिट, क्योंकि कंपनी कोई भी कंपनी जब अपने काम करती है जो प्राइस उसको पड़ रही है उसको अपना प्रॉफिट ऐड करके वो मार्केट में कोई चीज बेचती है। अगर ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, मेनली जो हमारे जो क्रूड वगैरह जो इंपोर्ट करती है पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, वो अगर 20 रुपए 25 रुपए पर लीटर अगर हिट लेती रहेंगी वो कंपनी दिवालिया हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली यार आज हम अपनी बात करें, पाकिस्तान की बात करें, अपनी नेबर कंट्री की बात करें, श्रीलंका की बात करें, आज हमारे जो प्राइस था उससे डबल प्राइस वहां पर हो गया। क्या हुआ श्रीलंका में? अगर हम इस प्राइस को पास ऑन नहीं करेंगे, गवर्नमेंट के पास एक्सचेकर में पैसा नहीं आएगा तो गवर्नमेंट दिवाली हो जाएगी। और जहां तक प्राइसिंग की बात है, हमारे हिंदुस्तान में केवल 10 रुपए पर लीटर पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, जबकि 25 रुपए तक जा सकता था ये। तो कहीं ना कहीं ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर अपने ऊपर ये हिट लिया है। आज हम जब बात करते हैं, जो मूलभूत जो प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ है ना, वो है पेट्रोल में स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं चाहती हैं कि पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस हैं वो जीएसटी में आए। जीएसटी में क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर रही है वही सेम टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को चार्ज करना पड़ेगा। आज हम बात करें कि दिल्ली में या मैं बात करूं बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में जो पेट्रोल के रेट है वो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट में पेट्रोल के रेट कहीं ज्यादा है। वो क्यों है कि हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने टैक्स फिक्स किए हुए हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, उनकी अपनी कंपल्सन्स हो सकती हैं। तो अगर हम इसको सबसे बड़ा जो हमारे मेन जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉर्ट आउट कर ले तो कहीं ना कहीं 10, 15, 20 रुपए पर लीटर भी हमारा पेट्रोल डीजल के रेट कम हो सकते हैं अगर हम उसको जीएसटी में एम्बिट में लिखा है। आज भी जो पेट्रोलियम कंपनी जो 10 रुपए पर लीटर का हिट ले रही है, एक तरह से वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सब्सिडी दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक एडवांटेज है। ठीक है, 10 रुपए बढ़ाया है, 10 रुपए सफिशिएंट नहीं है, बढ़ोतरी ज्यादा हो सकती थी 20-25, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने, और ये कहीं ना कहीं प्राइस जैसे बढ़ता है तो इन्फ्लेशन का भी उसमें इजाफा होने का उसमें डर है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमारी सारी चीजें, अभी बात आई ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, तो सब कुछ हमारे आज की हम देखते हैं तो पेट्रोल और डीजल पर ही निर्भर है। एंड हिंदुस्तान बीइंग ए नेट इंपोर्टर लगभग अपना 80% हमारी जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। और इस दौरान जब से ये युद्ध हुआ है, जो हमारा डॉलर है वो भी 3-4% बढ़ चुका है। तो अभी जो बिल्कुल, और देखिए इस बात का भी हवाला दिया जा रहा है कि हम अधिक मात्रा में जो ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ही हमें इन तमाम परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लेकिन इस बात का भी एक तर्क दिया जाता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, तो उस वक्त भी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे, लेकिन उस वक्त भी प्राइस जो है वो 70 या 80 के बीच में ही थे। लेकिन अभी भी लगातार प्राइस जो है वो बढ़ते यहाँ पर चले जा रहे हैं। खैर वंदना जी, देखिए अभी गर्ग साहब ने भी इस बात का जिक्र किया
कीजिएगा कि पहल तो पहले आप कीजिए, तब ना आप उम्मीद कीजिए कि भाई राज्य सरकार जो है वो वैट कम करे। रजवंत जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि देखिए पहल सही है, लेकिन शुरुआत तो आपको करनी होगी, जो आप कर नहीं रहे। वंदना जी, मैं बजरंग जी को मैं सुन रही थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जो वैट है वो कम करना चाहिए। कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पर वैट को कम करना चाहिए। बात अलग है कि थोड़ा बदले बदले सरकार नजर आते हैं। लगता है हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हुआ है। आप लगातार बने रहे हमारे साथ बजरंग जी, और डिबेट में इसी तरह हमसे बात करते रहे तो अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे लगता है सत्ता परिवर्तन का कुछ ना कुछ असर तो दिखाई दे रहा है। जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि जो कांग्रेस शासित की आप बात कर रहे थे, शायद आप भूल गए कि 2013 में ऑयल बॉन्ड्स खरीदे थे आपने 1,40,000 करोड़, जिसका हमें प्रतिवर्ष जो सिर्फ ब्याज है 9,960 करोड़ रुपए देना पड़ता है। इतना अमाउंट हमारे को देना पड़ता है। वो ऑयल बॉन्ड जो आपने खरीदे थे उसकी कीमत हम आज तक चुका रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वैश्विक परिस्थिति में जहां पर बड़े बड़े मुल्कों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, जिसके लिए सिंगला जी भी बात कर रहे थे, उस स्थिति में भी हम खड़े रहे। इसका एक कारण ये कि हमने एक स्टेप किया। पहले हमने एक्साइज ड्यूटी कम की केंद्र में, और हरियाणा में अगर मैं बात करूँ तो हमने वैट ड्यूटी सीधा 12 रुपए घटाया, पेट्रोल में भी और डीजल में भी। तो ये स्टेप अब खुद लेने की बजाय आप क्या बोल रहे कि पहले आप नहीं तो ठीक है वंदना जी, देखिए अब ये बात वही होगी ना कि ये ब्लेम गेंद जो है पहले कांग्रेस के पाले में थी, फिर वो अब भाजपा के में आ गई, और फिर भाजपा ने वापस से कांग्रेस से के पाले में वो गेट डाल दी। अभी बात हो रही थी कि महंगाई, तो अब ये बात हो रही कि पुराने सरकार ने कर्ज लिया, वो कर्ज चुकाते हमें समय हो गया तो हम तमाम चीजें झेल रहे हैं। समाधान तो होना चाहिए ना मैम, क्योंकि जनता तो परेशान हो रही है। बिल्कुल मैं भी वही कहना चाह रही हूँ कि समाधान की तरफ भी बढ़े। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, वो सोच सकते हैं कि कौन कौन से राज्य में अगर वैट घट जाएगा तो उसका क्या असर होगा। तो क्या ये राज्य अपने लेवल पे नहीं सोच सकते अपने लोगों के लिए? वो पूरे देश के लिए सोच रहे हैं कि कौन कौन से राज्य जहाँ पर अभी तक वैट नहीं घटा, इसकी प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या राज्य नहीं सोच सकते? मैं तो इतिहास में नहीं जा रही, मैं तो आज की बात कर रही हूँ। आज ये वैट कम क्यों नहीं कर सकते? और आगे भी अगर हमारे को कोई भी स्टेप लेना पड़ेगा, सिंगला जी अभी कह रहे थे कि हाँ हमने हिट ऊपर लिया। हिट का मतलब कि जो नुकसान था वो केंद्र सरकार ने ऊपर लिया, हरियाणा सरकार ने ऊपर लिया, लेकिन ये जो बाकी की सरकारें क्या वो नहीं ले सकती? उनको अपील ही तो की जा रही है। कोई राजनीति हमारी तरफ से नहीं। आज उद्धव ठाकरे जी का एक जो पूरा चैनल में चलता रहा कि उद्धव ठाकरे जी 1 रुपया घटा देंगे, पूरा चलता रहा, कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, शायद 1 रुपया घट जाएगा। अगर वो घटा देते तो मैं अप्रिशिएट करते, राजनीति खत्म हो जाती। लेकिन राजनीति इनकी तरफ से चलाई जा रही है। उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं विपक्ष का जो स्पेस है वो खाली हो गया। तो ममता बनर्जी है, उद्धव ठाकरे हैं, केजरीवाल है, ये सब कहीं ना कहीं स्पेस को लेना चाहते हैं और मोदी जी पर अटैक कर वो स्पेस चाहते हैं कि हमारे को मिल जाए। एक मेरी वॉइस थोड़ी सी कम आ रही है, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है बिल्कुल गल साहब, आपके चेहरे पर मुस्कान, आपके चेहरे पर मुस्कान। ठीक है जैसे मेरे साथी कई ने बात की, जहां तक पेट्रोल डीजल और जीएसटी के दायरे की बात बताई, मैं बताना चाहता हूं सरकार ने जिन वस्तुओं पर वेट कर नहीं था उन पर भी जीएसटी के दायरे में लाकर उन पर जीएसटी लगा दिया। जिन वस्तुओं पर 5% वेट कर था उन वस्तुओं में 18% से लेकर 28% उन पर जीएसटी के दायरे में ले आए। जहां पेट्रोल डीजल की बात आई, इन्होंने पेट्रोल डीजल पर वेट का टैक्स कम करके जीएसटी के दायरे में लाने की जरूरत थी, वो केंद्र सरकार नहीं लाई। और जहां तक मेरी बहन जी कह रही है कि लोन छोड़ दिया, जब से हरियाणा अलग बना है 1966 से लेकर 2014 तक जो हमने रहे सत्ता के अंदर लगभग 70,000 करोड़ से नीचे तक मतलब कर्ज था। आज इन्होंने वो कर्ज को 350 गुना बढ़ाकर यानी कि 250 करोड़ के 1000 करोड़ के लगभग कर्जा देश की जनता पर, प्रदेश की जनता पर लाद दिया है। इन्होंने किया क्या है? कर्जा ही लिया है और सरकार चलाई है और कल कुछ किया। जनता क्या रहा? गर्ग साहब आप देखिए, अभी वंदना जी ये कह रही थी कर्ज आपने लिया, कर्ज आपने लेकर आप चले गए, सत्ता में भाजपा आई, अब वो कर्ज भाजपा चुका रही है और अभी तक आपने इतना कर्ज लिया था वो कर्जा अभी तक चुका नहीं है। इस बात का जिक्र वो खुद कर रही हैं। मैं सचिन यही बताना चाहता हूँ 1966 से लेके 2014 तक कितनी सरकारें बनी, बीच में इनकी सरकार भी आई, समर्थन से इन लोगों की सरकार बनी, कितना कर्ज था।
और इन्होंने जो 7.5 साल के अंदर पहले से 350 गुना % उनको कर्जा बढ़ाकर जनता की जेबों के अंदर आर्थिक बोझ ज्यादा है। इन्होंने कौन सी छूट दी है? हमारे राज्य के अंदर गांवों के अंदर पीने का पानी मुफ्त, पाइपलाइन मुफ्त, पानी की टंकियां 200 लीटर की गांवों में मुफ्त थी। 100 गज के गरीबों के लाखों आदमियों को प्लाट हमारे 9.5 साल के अंदर मुफ्त दिए गए। यहाँ तक कि 20 रुपए किलो हमने दाल योजना लागू की। यहाँ तक कि 2-3 रुपए किलो अपने चावल और गेहूं देने का काम किया। इन्होंने सारी योजना बंद कर दी। दाल रोटी योजना बंद कर दी, अनाज योजना बंद कर दी इन्होंने। जो गरीबों को हमने 100 गज के प्लाट दिए, 3 लाख से ज्यादा लोग एक प्लाट। ठीक है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने अपने कार्यकाल में 17 साल में आपने जनता के लिए खूब काम किया, लेकिन जैसे ही भाजपा सत्ता में आती है वैसी तमाम योजनाएं जो आपकी तरफ से लागू की गई थी, या तो उनका नाम बदल दिया गया है या तो वो बंद कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है रजवंत जी, ठीक है सर, ठीक है, आप कह रहे हो। ठीक और है, इनके राज में महंगाई और बेरोजगारी, हाँ, 2 चीज के अलावा कुछ नहीं। तीसरा, ठीक है सर, लाइन ऑर्डर की है। स्थिति। अजय जी आता हूं मैं आपके पास, अजय जी आता हूं मैं आपके पास, एक छोटा सा रिएक्शन, रजवंत जी से। ठीक है, दर्द साहब, ठीक है सर। रजवंत जी, अब देखिए सर, ये ब्लेमिंग गेम जो है लगातार अब यहाँ पर हम देखते हैं, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस। समस्या का समाधान क्या हो पाएगा आपको लगता है? देखिए बात समस्या का समाधान की, अभी कर्ज की बात चल रही थी। जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी तो उस समय प्रदेश के पास खजाने में कितना पैसा था। जब कांग्रेस की सरकार आई तो उस समय हरियाणा की जनता के ऊपर कितना कर्ज हो गया। और आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो 7 साल की 8 साल की जो सरकार है, इसने कितना कर्ज कर दिया। कर्ज करने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन वो कर्ज कहीं दिखे तो सही, धरातल पर वो कर्ज कहाँ किया, कैसे किया, उसका रिजल्ट तो जनता को मिलना चाहिए ना। वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। अगर हम कहीं पे भी कोई भी काम कर रहे हैं, जनता के लिए कोई ऐसी परियोजनाएं लेके आए जिससे ये तो लगे जनता को कि हमारे ऊपर आज कर्ज हो गया, हम इस प्रकार की परियोजना लेके आए ताकि इन परियोजनाओं से कई उस कर्ज को कम करने का काम करें। आज ये डीजल पेट्रोल के ऊपर जो दाम बढ़ा रहे हैं और जनता को ये बता रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान ना बन जाए, कहीं श्रीलंका ना बन जाए, आप इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? अगर आपको शासन सत्ता नहीं चलानी आती तो आप इस चीज को छोड़िए, लेकिन जनता को क्यों आज इस चीज में, जो आज का जो माहौल है उसमें भुगत कौन रही है? हरियाणा की जनता भुगत रही है। इनको कुछ नहीं लेना देना जनता से, ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात बताएंगे। देखिए मुद्दा बेहद अहम है, गंभीर मुद्दा है, और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं सही तरीके से समझकर इन तमाम समस्याओं का समाधान करना होगा। क्योंकि अगर हम एक मिडिल क्लास की बात करते हैं, आम जनता की बात करते हैं, तो 2-2 रुपए इकट्ठा करके एक पूंजी बनाते हैं जिसका इस्तेमाल वो कई कार्यों में करते हैं। और अगर आज ये महंगाई बढ़ रही है तो सोचिए कि उनकी जेब पर कितना बुरा असर पड़ रहा होगा। ये शायद ही हम और आप समझ पा रहे होंगे। क्योंकि सर मेरी बात सुनिए, क्योंकि किसान की अगर हम बात करें वो परेशान है, आज एक मजदूर युवा है, आज किसी को सबसे जरूरी जो चीज होती है, मूलभूत सुविधाओं की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। आज अगर मकान की बात करें तो मकान के किस हिसाब से बनाए? अगर ईंटों का रेट ले, सीमेंट का रेट ले, रेत बजरी का रेट ले, अगर सरियों का रेट ले, तो उसमें डिफरेंस देखे कितना है, जो कितना गुना बढ़ा है। उस चीज पर एक बार ये चीज अगर बताएंगे और ये हुआ बिल्कुल सर। देखिए इसीलिए आज हम सर इस मुद्दे पर चर्चा भी कर रहे हैं कि ये जो लगातार प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और ये जो लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसका समाधान होना चाहिए। खैर अजय सर, आपका रुख कर लेते हैं। एक तरफ बात होती है एक्साइज ड्यूटी की, एक तरफ बात होती है तमाम टैक्सेस की, जीएसटी की बात होती है, इसके बाद बात होती है कि रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट किया जाए, फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़े या घटे। सर प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन कैसे हो, इस पर कोई और कब कैसे बात करेगा? जो अभी एक्साइज ड्यूटी और वैट की जो बात अभी की गई है, जज साहब ने आई थिंक मुद्दा उठाया था कि जीएसटी से पहले 5% टैक्स होता था, 18% टैक्स कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये मिसलीड करने वाली स्टेटमेंट है। पहले क्या होता था, एक्साइज ड्यूटी अलग लगती थी और एक्साइज ड्यूटी का प्राइस मिलाने का उस पर वैट लेती थी स्टेट गवर्नमेंट। और अब क्या दोनों को कंबाइन कर दिया गया, तो पहले जो टैक्स होता था वो 18% से ज्यादा पड़ता था। अजय सिंगला जी ये बताइए, कपड़े पे टैक्स था क्या? खाद पे टैक्स था क्या?
चीनी पे टैक्स था क्या? टैक्स फ्री आइटम हुआ करती। जब से देश आजाद हुआ कभी आज तक कपड़े चीनी पे टैक्स नहीं लगा। इन्होंने ठीक है, इन्होंने ठीक है। मैं- सर, सुन मैं लीजिए। इसलैंड का सुन लीजिए इसलैंड सर, से सर, सुन मैं लीजिए। 40 साल से अब सवालों की बारिश कर दी आपने, सुनिए। आप ठीक है, अर्थशास्त्री ठीक है। हो, आप मुझे ये जवाब दीजिए, कपड़े पर चीनी पे ठीक कभी है सर, टैक्स ठीक हुआ? है। जब से देश आजाद हुआ इन्होंने आज इन्होंने 25% मिलता है, जो टैक्स आप पीछे पे करते हैं उसका इनपुट मिलता है, उस इनपुट को ऑफसेट करने के लिए कपड़ा 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 आप बताइए, कपड़े के ऊपर इन्होंने जीएसटी लगाया, स्मार्ट बिल लगाया। अगर आपने पता करना है तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको समझाऊंगा। पहले अरे क्या मुझे क्या समझाओगे? मेरा लाइन ही हर- नहीं है, हर मैं व्यापारी चीज़ आदमी हूँ, मुझे हर चीज का आप ज्ञान गुमराह कर रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं, आप भी आप बताइए, जनता को क्या गुमराह कर रहे हैं। क्या गुमराह कर रहे हो? ठीक है, होल्ड सर, होल्ड सर। अरे गुरुजी, ठीक है, ठीक है। आप गर्ग साहब सरकार की रुकिए भाषा सर। मत बोलिए। अरे अजय भाई, गर्ग साहब एक मिनट सरकार की रुकिए। भाषा मत बोलिए। ठीक है, रुकिए आप सर, ये रुकिए बताइए, सर, मंच दूंगा मैं आपको। सर मेरी बात सुनिए। ठीक है, सर मेरी बात सुनिए। गर्ग साहब बोल रहा हूँ सर, एक मिनट रुकिए। अजय जी एक मिनट रुकिए सर। ठीक है अजय जी, रुकिए। ठीक है, आप क्या बगावत करते हो? आप लोन टैक्स था क्या? आप में टैक्स था क्या? खेती में कमाल करते हो, आप गुमराह कर रहे हो। लोन लिया है, उसके बाद को आकर के उसको पे करना होता है, तो उसको किसको पे करना होता है? आप बताइए, ये लेखा जोखा रखते हैं व्यापारी, जो टैक्स नहीं था जिसके ऊपर टैक्स लगा दिया जीएसटी, उसका लेखा जोखा कौन रखेगा? उसका अकाउंट कौन रखेगा? उसका सीए की जो सैलरी ठीक कौन है देगा? गर्ग साहब। अकाउंट की पैसे कौन ठीक देगा? है सर मेरी बात सुनिए। आप- सर एक मिनट रुकिए सर, आपकी आवाज एक मिनट रुकिए सर। ठीक है मेरी बात सुनिए सर। अरे सर सुन तो लीजिए सर, पानी पी लीजिए सर, पानी पी लीजिए। ठीक है रुकिए सर, एक मिनट होल्ड कीजिए सर। गर्ग साहब रुकिए, ऐसे नहीं सर, ठीक है रुकिए। ठीक है सर, ठीक है सर, समय है हमारे पास, मौका दूंगा, मंच दूंगा आपको, आप अपनी बात रख लीजिएगा। ठीक है रुकिए सर, सांस तो ले लीजिए सर, सांस ले लीजिए सर। आपने इतने सवाल कर दिए, जवाब तो सुन लीजिए सर। आखिर कैसे समाधान होगा? आपने इतने सवाल कर दिए। ठीक है अजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अजय जी आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? चलिए हमारा संपर्क जो है वो अजय जी से टूट चुकी है। अगर हम बात करें वंदना जी, तो देखिए किस तरीके से गर्ग साहब जो है। हाँ बोलिए। बात कहना चाहूंगा जी बोलिए। देखिए, जब से देश आजाद हुआ है जी, तब से अब तक कभी भी कपड़े पर चीनी पे टैक्स नहीं लगा। इस निकम्मी सरकार ने क्या किया, मतलब तन पर रखने वाला कपड़े पर 5% जीएसटी लगा दी। ठीक है सर, सुन लिया। ठीक है सर, आप पिछले 5 मिनट से यही बोल रहे हैं सर, सुन लिया सर हमने। ठीक है खाद पे टैक्स नहीं था, मतलब खेती उपयोग वाली दवाइयों पर टैक्स नहीं था, ठीक है। चीनी पर तो वो चीनी पर टैक्स नहीं था। इन्होंने उनको टैक्स में कितना मिल लिया है। ठीक है, जब टैक्स ठीक के है। दायरे में लाएंगे ठीक है तो सर। व्यापारी जो होता है वो लेखा जोखा रखेगा, अकाउंट के पैसे देगा, बिल बुक के पैसे लेगा। अब जवाब ले लीजिए सर, प्लीज सर। देखिए सर, समय ऐसे बीत जाएगा सर, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका भी, मेरा भी, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका भी सर। खैर वंदना जी जवाब दीजिए। गर्ग साहब का ये कहना है कि निकम्मी सरकार है, और जिन चीजों पर टैक्स नहीं था जीएसटी में उन्हें लाकर टैक्स उन पर भी लगा दिए गए। जिन्होंने पूरे भारत से इनको बाहर निकाल कर लगेंगे भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बजरंग दास जी मैं नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप आपके बीच में नहीं बोली, नहीं ये कोई तरीका नहीं है, आप मेरे बीच में नहीं बोले। नहीं ठीक है गर्ग साहब थोड़ा पेशेंस तो रखिए सर, धैर्य रखिए सर। ठीक है, नहीं ठीक है कोई बात नहीं वंदना जी, आप जवाब दे दीजिए। बजरंग साहब चुप हो जाए, बजरंग साहब जवाब ले लीजिए। ठीक है। सबसे पहले आपने कहा कि हमारे समय में दिया जाता था, किया जाता था, मैं सारी बातें सुन रही। तो मुफ्त का जवाब आपको पंजाब में मुफ्त की सरकार ने किया है, लेकिन एक चीज है, अगर कोई सब्सिडी देते थे या मुफ्त में देते थे, आप उसकी सब्सिडी या जो मुफ्त का पैसा है, क्या वो इटली से आता या 10 जनपद से आता था? आता तो जनता के पैसे से था, इधर से कान घुमा लो, इधर से कान घुमा लो, यही काम है। जहाँ तक मेरे से ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि आपने कर्जा लिया, हम सीमा के अंदर रहे, लगातार 3% सीमा के अंदर रहे। पंजाब में जब आपकी सरकार की कई बार सीमा तोड़ दी उन्होंने कर्जा लेने में, तब उसका जवाब आप नहीं देंगे। और जहाँ तक आपने एक बात का जवाब दिया कि आपने जीएसटी की बात करी, जीएसटी में राज्य जो है, जब तक राज्य नहीं चाहेंगे तब तक जीएसटी में पेट्रोल नहीं आ सकता। आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लीजिए। अगर कांग्रेस अगर आगे बढ़ती है, हमारे
आज नहीं, आज आपकी स्थिति अलग है बजरंग लाल जी, आज तो आप हम यहाँ मिला देंगे। लेकिन आपके अगर राज्य बोल देते हैं, कांग्रेस के राज्य, कांग्रेस की सरकारें बोल देती है, कांग्रेस पार्टी बोल देती है कि हमारी सरकारें तैयार है, तो मुझे लगता है कि जब सारी राज्य सरकारें तैयार हो जाएंगी तो जीएसटी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जहाँ तक अगली बात है, यहाँ पर ये बेरोजगारी की बार बार बात करते हैं, तो बेरोजगारी शब्द इनको बहुत प्रिय है, क्योंकि राहुल गांधी जी से पढ़कर बेरोजगार और है नहीं। बस मुझे तो आज सिर्फ इतना ही कहना है कि सिर्फ शोर मचाने से कुछ नहीं होता। आप इतना शोर मचा रहे हैं, इस समय ये होता था, इस समय ये होता था, लेकिन सबसे बड़ी बात हमने बेसिक चीजों के आप छोटी बहन, आप यूँ बता दो, रसोई गैस जो हमारे राज्य में 2014 तक 400 रुपए गैस सिलेंडर होता, आज आपने 1000 रुपए कर दिया। 1200 रुपए जीप पर रख के नाचते थे, रानी जी गैस सिलेंडर लेकर धूप के अंदर बैठती थी, आज कहाँ है, कहाँ बैठे हो? आपने कभी कहा रसोई गैस की कीमत 1000 रुपए होगी? हमारी रसोई में क्या बनाएगी? गर्ग साहब सुन लीजिए, गर्ग साहब सुनिए, अगर आपने इतना ही काम किया होता, मेरी बात सुनिए सर, गर्ग साहब मेरी बात सुनिए, गर्ग साहब मेरी बात सुनिए, अगर आपने इतना काम किया होता तो आज जो कांग्रेस की हालत है वो नहीं होती सर। 5 राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर अपनी हालत देख लीजिए। आपको मंथन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है, लेकिन सर मेरी बात सुनिए सर, मैंने आपको मंच दिया सर, देखिए आपको मैंने मंच दिया, आपने अपनी बात रखी नहीं, ठीक है, हाँ तो सर सवाल कीजिए, किसने मना किया सर? सवाल कीजिए, वो जवाब दे रही हैं, सवाल कीजिए आप सर, किसने मना किया? लेकिन आप सुनने को तैयार ही नहीं है। आप सुनिए तो सही सर, पहले बोलिए। आपने रसोई गैस की बात करी, मेरे ख्याल से आपने मेरी पहली बात को ध्यान से नहीं सुना। आप सब्सिडी की बात करते हैं, आपने 400 कुछ रुपए का सिलेंडर दिखा दिया, लेकिन उसकी कीमत 1200 रुपए थी आपको सब्सिडी, और वो सब्सिडी कहाँ से आती थी? 10 जनपद से नहीं आती थी, वही जनता के पैसे थे। मैं फिर से दोहराती हूँ, आज अरे सुन लो, ऐसे अगर आपको लगता है मैं एक सेंटेंस बोलूँ, आप 10 सेंटेंस बोले, तो मुझे ये डिबेट नहीं करनी है, कोई तरीका नहीं। ठीक है मैम, कंप्लीट कीजिए, आपको सुनना तो पड़ेगा, बोलिए, कंप्लीट कीजिए प्लीज। आपको सुनना ही पड़ेगा। आज मैं मानती हूँ आपकी स्पीच आप बड़े भाई हैं, थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अगर आप डिबेट में बैठे तो आपको सुनना चाहिए। तो वो जो सब्सिडी की आप यहाँ पर बात कर रहे हो, वो कहाँ से आती थी? जनता के पैसों से आती थी। लेकिन उसके बावजूद आपके जितने भी नेता हैं, चीफ से लेकर नीचे तक, सब भ्रष्टाचार के आरोप, चाहे वो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, भूपेंद्र हुड्डा, किसी को भी ले लीजिए, सभी कहीं ना कहीं केसेस में फंसे हुए हैं। और मेरी सरकार में गर्व से कहती हूँ कि कहीं पे भ्रष्टाचार का नाम निशान नहीं है। अगर कोई कोशिश करता है, बिल्कुल, देखिए अच्छी बात है, एक मिनट रुकिए, होल्ड कीजिए प्लीज, ऐसे नहीं प्लीज सर, होल्ड कीजिए, नहीं, एक मिनट रुकिए, होल्ड कीजिए, ठीक है वंदना जी, ठीक है सर। मैं घोटाला गिना रहा हूँ, उनके घोटाले आपके सामने, बिल्कुल सुन रहा हूँ सर, घोटाले की शिकार उल्टा चलिए ठीक है, माफ कीजिएगा। सुनिए वंदना जी एक मिनट रुकिए सर, रुकिए मैम, रुकिए, ठीक है, होल्ड कीजिए। चलिए समय की बहुत कमी है, और भी गेस्ट हैं, उनसे भी मुझे सवाल लेना है सर, प्लीज सर, माफ कीजिएगा मैम। रजवन जी, समय की बहुत कमी है, मैं चाहूंगा क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड आपके पास। महंगाई कब खत्म होगी, कब कम होगी, क्योंकि जनता को उम्मीद है सरकार से है। रजवन जी कंप्लीट कीजिए, 30 सेकंड सर आपके पास। मैं कंप्लीट भी कर देता हूँ। और एक चीज, अभी जो महंगाई की और जो फ्री की बातें जो हमारे बीजेपी की प्रवक्ता जो कह रही थी कि ये इन्होंने फ्री की चीजें दी, वो हरियाणा या मतलब देश की जनता के जो पूंजी थी उसको दिया था। हमें एक मिनट आप लोग देखिए, अब ये एक बार ये चीज बताइए, जो वैक्सीन लगाई थी, ये जो वैक्सीन लगी थी, ये फ्री का बारे में बात कर रहे थे, ये अपने घर से लगा रहे थे क्या? ये इन्होंने 80 करोड़ जनता को जो कहने कह रहे हैं, उनको खाने दे रहे हैं, उनको अनाज दे रहे हैं, क्या अपने घर से लेके दे रहे थे? ये 8 करोड़ 8.5 करोड़ उज्ज्वला योजना की जो सिलेंडर बांटने का काम कर रहे थे, ये अपने घर से दे रहे थे क्या? वो भी देश की जनता के पैसे थे, वो दे रहे हैं ये, और उसके बाद नाम अपना कर रहे हैं। आज हरियाणा की जनता की किसी भी बात करें, उन जनता को 5 सिलेंडर लगाने के पैसे, ठीक है, ऐसे नहीं सर, प्लीज, ठीक है, मैं पूरी कर देता हूँ। महंगाई को ठीक है सर, पहले सरकार को 30 सेकंड ओवर सर, ठीक है अजय जी, कभी दिया जाएगा, ठीक है जब वो अपने टैक्स को घटाएंगे। ठीक है सर, अजय जी 30 सेकंड आपके पास सर, क्लोजिंग कमेंट।
ऐसा कोई कहते हैं ना कि फास्ट कोई रूल नहीं है कि महंगाई कम हो जाएगी। वी आर नाउ हम 100% इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्टेड हैं। हम सब जानते हैं कि जो कच्चा तेल है वो इंपोर्ट होता है और डॉलर के साथ साथ कच्चा तेल दोनों के रेट बढ़ रहे हैं। हमें अपने टैक्सेस को, अपने कंजम्पशन को हमें कंट्रोल करना चाहिए और कहीं ना कहीं हमें अगर अपने देश में अगर एक्सप्लोरेशन मिल जाता है तो हो सकता है कि हमारा जो अपना उत्पादन वो बढ़ जाए, जिससे कि हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो नहीं है, मैं सिर्फ बात करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट की बात करूंगा, मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं करूंगा। एक आधा सेकंड मिनट और लूंगा जी कि कहीं ना कहीं जहां पर आप देखेंगे हरियाणा की जब हम बात कर रहे हैं तो हरियाणा में जो पेट्रोल 105 रुपए है पर लीटर है और हम उसके पड़ोसी राज्य में जाए राजस्थान में तो 118-120 रुपए लीटर है पर लीटर है। आप गंगानगर में जाइए 120 रुपए, पोर्ट ब्लेयर में जाइए तो 91 रुपीज है। तो कहीं ना कहीं हमें टैक्स को इसको हम जीएसटी के दायरे में लेके जाए तो जहां से हम इसको आराम से टैक्स के 10 रुपए तक आराम से कम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। वंदना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा समय की बहुत कमी है। गर्ग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और रजवन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो बड़ी बहस में आज हमारा मुद्दा था कि अगर महंगाई पर कब लगेगी ब्रेक, क्योंकि जनता को उम्मीद सरकार से है, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं, इसका असर कितना होगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक।